नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले के 3 वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस देखा, उससे कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। ये इसी टॉपिक का चौथा और आखिरी वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें एक ऐसे फर्म की कल्पना की थी जो कि 2 तरह के मार्केट्स में ऑपरेट करता है, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। इस मार्केट 1 और मार्केट 2 में डिफरेंट डिमांड कर्व होता है, डिफरेंट सप्लाई कर्व होता है, डिफरेंट प्राइसिंग होती है, डिफरेंट क्वांटिटी की सप्लाई होती है। यहाँ भी वही है, डिफरेंट डिमांड कर्व होता है, डिफरेंट सप्लाई कर्व होता है, डिफरेंट प्राइसिंग होती है और डिफरेंट क्वांटिटी भी बिकती है। तो ऑप्टिमम प्राइसिंग स्ट्रेटजी के लिए हम लोगों ने इस रिजल्ट का सहारा लिया था, MR इज इक्वल्स टू MC। और जब इस रिजल्ट का सहारा लेकर जब हम लोग ऑप्टिमम प्राइस जब कैलकुलेट कर रहे थे, तब हम लोगों ने एक रिजल्ट देखा था दोनों, और ये रिजल्ट क्या था कि दोनों मार्केट का जो मार्जिनल रेवेन्यू था वो बराबर था। लेकिन इसके लिए शर्त क्या थी कि कंपनी का जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए था, टोटल कॉस्ट फंक्शन वो एक निश्चित होना चाहिए था। यानी दोनों मार्केट में भी ऑपरेट कर रहा है तो एक ही टोटल कॉस्ट फंक्शन पे काम कर रहा है। वैसी स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू पहले मार्केट का और मार्जिनल रेवेन्यू दूसरे मार्केट का बराबर होता था। आइए अब इसी पर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। फर्ज कीजिए ये मार्केट 1 है और ये मार्केट 2 है। इसमें प्राइस इसमें P1 है, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू MR1 है। उसी तरह से इसमें प्राइस P2 है और मार्जिनल रेवेन्यू MR2 है। अच्छा, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और सीखा था, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + 1/E। कुछ याद आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था। आइए इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर के हम लोग कुछ और एजम्पशंस लेते हैं। मान लिया कि इसमें जो इलास्टिसिटी है, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट 1 इज E1। सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट M2 इज E2। तो बस हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला निकल के सामने आ सकता है। ये मार्जिनल रेवेन्यू 1 की जगह हम इतना लिख दिया, मार्जिनल रेवेन्यू 2 की जगह इतना लिख दिया, तो ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। अब आइए अब समझते हैं। यहाँ पर फर्ज कीजिए कि इलास्टिसिटी E1 जो है, देखिए जो भी चर्चा हमारी हो रही है ये नॉर्मल गुड्स को लेकर हो रही है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। जब डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड्स होगा तो इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होगी। मान लीजिए E1 की वैल्यू जो आती है वो आती है -1.2 अज्यूम, और E2 की वैल्यू आती है -1.5। ऐसे स्थिति में विच वन इज ग्रेटर, E1 और E2? E1 की वैल्यू -1.2 है, E2 की वैल्यू -1.5 है, तो यहाँ पे हमारा E1 इज ग्रेटर देन E2। देखिए एक बार हम लोगों ने पिछले किसी वीडियो में चर्चा की थी इनइक्वालिटीज की। 1.5 इज ग्रेटर देन 1.2, माइनस साइन जैसे ही लग जाता है वैसे ही साइन पलट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे E1 जो है वो E2 से बड़ा है। अब आइए अब देखिए, जब E1 E2 से बड़ा है तो 1/E1 जो होगा कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए E1 इज ग्रेटर देन E2,
तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/E1 इज लेस देन 1/E2। जब ऐसी स्थिति हो जा रही है 1/E1 इज लेस देन 1/E2, इसका मतलब क्या होगा, ये वाली जो क्वांटिटी है हमारी, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो है इस वाली क्वांटिटी से हमारी बड़ी हो जाएगी। ऐसे समझिए, जब दोनों तरफ +1 ऐड कर दीजिए, +1 इधर भी ऐड कर दीजिए, +1 इधर भी ऐड कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी ये वाली क्वांटिटी जो है हमारी ये वाली क्वांटिटी से बड़ी निकल के सामने आ रही है। जब ये क्वांटिटी बड़ी होकर सामने आ रही है और यहाँ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारा जो P1 होगा, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा जो P1 होगा वो P2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? P1 विल बी ग्रेटर देन P2, तभी तो ये दोनों बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब आइए समझिए, तो इससे हमारा ये रिजल्ट निकल के सामने जाता है कि P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस भी मार्केट में, अब देखिए, अगर हम मॉड कर देते हैं इसको, मॉड ऑफ E1 कर दिया एंड मॉड ऑफ E2 कर दिया, ये हो जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? मैग्नीट्यूड हमारा E2 का बड़ा है, मैग्नीट्यूड हमारा E1 का छोटा है। यानी कि जिस मार्केट में इलास्टिसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा वहां पर कंपनीज हायर प्राइस चार्ज करेगा। दो मार्केट हैं हमारे पास, एक मार्केट में इलास्टिसिटी का मैग्नीट्यूड कम है, तो जिस भी मार्केट में इलास्टिसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा वहां पर जो कंपनी होगा हायर प्राइस चार्ज करेगी। ये हमारा एक निष्कर्ष निकल के सामने आया। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। इस कंक्लूजन पे आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और वहाँ पर ये, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपके लिए चुटकी बजाने वाला खेल है। ठीक है, फिर से समझते हैं, एक और प्रयास करते हैं। अगर हमारी कोई कंपनी जो है दो मार्केट में ऑपरेट कर रही है और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा उस मार्केट में कंपनी जो है हायर प्राइस चार्ज करेगी, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ऑप्टिमम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो होती है उसकी यह एक अनिवार्य शर्त है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लीजिए। परीक्षा में इसी कॉन्सेप्ट पर आपसे थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको कोई भी असुविधा किसी भी परीक्षा में नहीं होगी। आइए अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने कुछ याद है, कुछ याद आ रहा है, ये भी एक सीखा था, एक न्यूमेरिकल को देखकर हम लोगों ने ये भी सीखा था। APL is equals to MPL when average product of labor is highest, then at that point APL is equals to MPL। ये तो हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा था, न्यूमेरिकल से ये कंक्लूजन पे पहुंचे थे। आइए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, APL को हम कितना लिख सकते हैं? Q/L लिख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी डेरिवेशंस देखे हैं उसमें क्वोशंट रूल नहीं देखा है। हमने चेन रूल देखा है, प्रोडक्ट रूल देखा है, प्लस माइनस वाला रूल देखा है, लेकिन हम लोगों ने क्वोशंट रूल नहीं देखा है। इसमें हम लोग क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। मान लिया Q इज इक्वल्स टू U एंड L इज इक्वल्स टू V। ठीक है, du अपॉन dq कितना होगा? du अपॉन dq, सॉरी इसको हम L के यहाँ L के रिस्पेक्ट में करना है ना, du अपॉन dl करेंगे।
डी यू अपॉन डी एल कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी एल लिख सकते हैं इसको हम, डी यू अपॉन डी एल को डी क्यू अपॉन डी एल लिख सकते हैं। डी क्यू अपॉन डी एल कितना होता है हमारा, इतना ही होता है ना। उसी तरह से डी वी अपॉन डी एल को हम 1 लिख सकते हैं, डी एल अपॉन डी एल 1 हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन टूल अप्लाई करते हैं। इसको रहने देना चाहिए था। डी यू अपॉन डी एल इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल इज इक्वल्स टू एम पी एल। सिमिलरली डी वी अपॉन डी एल इज इक्वल्स टू 1। आइए इधर जगह तो है ही, आइए इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर यू बाई वी, तो इसको यू बाई वी भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से उठा लिया वैल्यू, वी स्क्वायर वी इंटू डी यू अपॉन डी वी माइनस यू इंटू डी यू अपॉन डी एल, डी वी अपॉन डी एल, इतना लिख सकते हैं इसको हम लोग। v की वैल्यू कितनी है हमारी, l है। डी यू अपॉन डी एल अल्टीमेटली एम पी एल निकल के सामने आया है, माइनस u की वैल्यू कितनी है, q है। डी वी अपॉन डी एल कितना 1 निकल कर आया है, तो q इंटू 1 को q छोड़ दिया, डिवाइडेड बाई v इज इक्वल्स टू कितना है, l है, l स्क्वायर। अब पूरे एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम पी एल डिवाइडेड बाई एल माइनस क्यू अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर है? आइए अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा एम पी एल अपॉन एल माइनस क्यू बाई एल अपॉन एल। देखिए नीचे एल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, क्यू बाई एल इंटू एल कर सकते हैं इसको, इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, क्यू बाई एल इंटू एल। क्यू बाई एल को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी एल लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू ये हमारा अंतिम रिजल्ट निकल कर आया, एम पी एल माइनस ए पी एल। अब देखिए ये किस चीज़ का है, ये इसका डेरिवेटिव है। एक्सट्रीम पॉइंट के लिए, स्टेशनरी पॉइंट के लिए इसका ज़ीरो होना ज़रूरी है, इस पूरे का। अगर ये पूरा ज़ीरो हो गया तो ऊपर वाली क्वांटिटी ज़ीरो होगी, यानी एम पी एल माइनस ए पी एल ये ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ज़ीरो होगी तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो निकल के सामने आ गया। आइए इसको एक बार कर्व पे भी देख लेते हैं, कर्व पे कैसा बिहेव करेगा ये। एक इस चीज़ पर, इस एक्सप्रेशन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी इसका यूज़ आने वाला है। आइए कर्व से समझते हैं, इसको रब कर देते हैं। एम पी एल इज इक्वल्स टू ए पी एल कैसे प्रूफ हो गया ये तो समझ में ही गया होगा। आइए इस कर्व
ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इस पर ध्यान रखिएगा। आइए कर्व को समझते हैं इसी इक्वेशन से। ये हमारा कर्व है एमपीएल का, सॉरी ये कर्व है हमारा एपीएल का, और ये कर्व है हमारा एमपीएल का। इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एपीएल का मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट को कहाँ से कट कर रहा है? ऊपर से कट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर ये ज़ीरो हो जाता है, इस पॉइंट पे एपीएल हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे तो डी बाई डी एल एपीएल इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तो एमपीएल इज इक्वल्स टू एपीएल हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इस कर्व के लेफ्ट साइड में चलते हैं। लेफ्ट साइड में चलते हैं तो एपीएल क्या है हमारा? एपीएल एक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसकी वैल्यू नीचे से ऊपर की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है? जब एपीएल हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उस समय क्या होता है? डी बाई इसकी वैल्यू जीरो से ऊपर होगी कि नहीं होगी? ध्यान दीजिए, जब ये हमारा डी बाई डी एल एपीएल जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जीरो से ऊपर होगी कि नहीं होगी? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जीरो से ऊपर होगी, जीरो से बड़ी होगी। जीरो से बड़ी होगी तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। अब देखिए, अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाती है, इफ दिस वैल्यू बिकम्स ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा एपीएल जो है वो एमपीएल से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये वैल्यू हमारी ये वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो एमपीएल हमारा एपीएल से उल्टा बोल दिया था। एमपीएल जो है एपीएल से बड़ा होगा कि नहीं होगा? यानी एमपीएल विल बी ग्रेटर देन एपीएल। अब देखिए यहाँ कर्व, देखिए कर्व किस तरह से है। एमपीएल एक कर्व ऊपर से है कि नहीं? ऊपर से है। सिमिलरली वैल्यू जब जीरो से छोटी हो जाएगी तो एपीएल जो है वो एमपीएल से बड़ा होगा कि नहीं होगा? एपीएल जब ये वैल्यू जीरो से छोटी हो जाएगी तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये देखिए हमारा एपीएल जो है वो एमपीएल से ऊपर की तरफ है। और एक चीज़ और, कर्व हमेशा ध्यान रखिएगा, एमपीएल कर्व जो है एपीएल कर्व को ऊपर से नीचे की ओर काट रहा है। इस कॉन्सेप्ट पर भी परीक्षा में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी फॉर्म में बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। ऐसी स्थिति में क्या होगा? एमपीएल का कर्व जो है इसको ऊपर से नीचे की ओर काट रहा है। तो मेरे ख्याल से, अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये तो हमने देख लिया एपीएल इज इक्वल्स टू एमपीएल, ठीक है। अब इसी तरह से मन में प्रश्न तो उठ सकता है, कौतूहल तो जाग सकता है कि एक्चुअल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच कोई रिलेशनशिप बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ये रिलेशनशिप बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। आप लोग इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करके देखिए बनता है कि नहीं बनता है। अगर रिलेशनशिप बनता है तो उसकी नेचर क्या होती है, और उसका कर्व उसको ऊपर से काटता है कि नीचे से काटता है। अगर ऊपर से नहीं काटता है तो क्यों नहीं काटता है, यदि नीचे से काटता है तो नीचे से क्यों काटता है, ये आप लोगों के लिए टास्क है, ये आप लोग को करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी वीडियो के साथ हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस का डिस्कशन समाप्त होता है। अच्छा हाँ, एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि हम लोग हर वीडियो के अंत में कुछ हमारी जो योजना थी, पहले की जो प्लानिंग थी कि हर वीडियो के अंत में एक आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा, न्यूमेरिकल का एक लिंक दिया जाएगा। हम लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ना उसको एक किताब के फॉर्म में ही आप लोगों को पीडीएफ, जिस तरह से किताब होती है उसी के फॉर्म में पीडीएफ बना के पूरा सेट दे दिया जाए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस हिसाब से हमको बताइएगा। यदि आप किताब के फॉर्म में चाहते हैं तो बहुत जल्दी हमारी वो पीडीएफ फॉर्म में कंपाइल कर लिया जाएगा सारे क्वेश्चंस को और आपको दे दिया जाएगा।
यदि आप हर वीडियो के आखिर में क्वेश्चंस चाहते हैं तो वही बताइए, हमारी टीम उस तरह से आपको प्रोवाइड करेगी। तो अगले वीडियो में हम लोग डिफ्रेंशिएशन या कुछ बचे हुए छोटे मोटे फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद हमारा डिफ्रेंशिएशन भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।